हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर वन एंड ओनली फेवरेट आयुष भैया। डियर, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 12 के आरओ बुक का एक बहुत ही आसान सा पार्ट जिसका नाम है सीरीज के फुल। वीडियो को एंड तक देखते हो तो एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा, उसके साथ साथ इंस्टा पे फॉलो कर लेना। यहाँ पे पर्सनल क्वेरीज तुम लोग अपना मुझसे पूछ सकते हो, तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो। एंड सबसे पहले मैं तुम्हें मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी, तुम्हारी इस पार्ट का लेखक। इस पूरे पार्ट में मैंने सीरीज के फूल के बारे में बताया है, जिसके विजुअल तुम लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो। पूरा पार्ट जो है वो सीरीज के फूल के बारे में है। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए? मुझे भूलोगे तो पार्ट कैसे समझोगे? मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस पूरे पार्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बाकी यार हमारे खुद के अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करना। तो अब चलो हम लोग पार्ट को शुरू करते हैं। जहां बैठ के मैं ये पार्ट लिख रहा हूं वहां पे मेरे चारों ओर सीरीज के बहुत सारे पेड़ हैं, जिसमें ढेर सारे फूल उगे हुए हैं। मई और जून का जो महीना होता है, जिस समय बहुत ज्यादा गर्मी और सूखा पड़ता है और उस समय कोई भी फूल उगने का हिम्मत नहीं करता है, उस समय भी सीरीज का जो पेड़ होता है वो फूलों से लदा होता है। बहुत कम फूल इस समय उग पाते हैं। अरगवद और कनिकार नाम का जो फूल है वो भी मेरे आसपास कहीं कहीं खिले हुए हैं, लेकिन अरगवद और सीरीज का फूल का कोई भी कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि अरगवद का जो फूल है वो केवल 10-15 दिन के लिए ही खिलता है, वहीं सीरीज का फूल कई महीने तक खिला रहता है। कवि कबीर दास जी को ऐसे फूल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे जो केवल 10-15 दिन उगते थे, खिलते थे और उसके बाद सूख जाते थे, मुरझा जाते थे। उनका ये मानना था और कहना था कि ऐसे फूल का क्या काम जो केवल 10 दिन खिलते हैं और उसके बाद खकड़ जाते हैं, यानी कि मुरझा जाते हैं। पलाश जैसा फूल भी केवल 10 दिन ही खिलता था, उसके बाद खकड़ जाता था, यानी कि पूरे तरीके से सूख जाता है। सीरीज एक बहुत ही अच्छा फूल है जो वसंत ऋतु में खिलना शुरू हो जाता है, यानी कि फरवरी के महीने से ये खिलना शुरू हो जाता है और फिर आषाढ़ यानी कि जून जुलाई तक लगातार खिलता रहता है। और इसका मन हुआ तो ये भादों तक यानी कि अगस्त सितंबर तक लगातार खिलता रहता है और प्रकृति को बहुत ही सुंदर बना देता है। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है आषाढ़ के महीने में, चारों तरफ सूखा रहता है, लू चल रहा होता है, उस समय भी सीरीज का फूल समय को जीतने वाले सन्यासी की तरह एक जगह खड़ा रहता है। मतलब कि बहुत अच्छा समय हो या बहुत बेकार समय हो, सीरीज का फूल हार नहीं मानता है और हर समय खिलता रहता है। मैं कवियों की तरह कोई भी चीजों को डीपली ऑब्जर्व नहीं करता हूँ, लेकिन सीरीज के फूल को देखकर मेरे हृदय में एक अलग ही लहर उत्पन्न हो गई है। सीरीज का पेड़ बहुत बड़े और छायेदार होते हैं। पहले के जमाने में अमीर लोग और राजाएं अपने वाटिका में बहुत सारे सीरीज का पेड़ लगाया करते थे। सीरीज के छायेदार मुलायम हरियाली से युक्त वाटिका जरूर बहुत मनमोहक लगती होगी। पुराने जमाने के कवियों का यह मानना था कि बकुल, जो कि एक पेड़ का नाम है, वो उपयुक्त होता है झूला लगाने के लिए। वहीं सीरीज का पेड़ का जो टहनी होता है वो कमजोर होता है, जिस पे झूला कभी नहीं लग सकता है। लेकिन कवियों को ये समझ नहीं आया कि वो जो झूला होता है वो मेनली लड़कियां इस्तेमाल करती है, जिनका वजन कम होता है, और इतना वजन सीरीज का जो टहनी है वो आराम से सह सकती है। कवियों की यही बुरी आदत है कि वो वजन का ध्यान ही नहीं रखते हैं। यहाँ पे मैं मोटे राजाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए तो लोहे के पेड़ बनवाने पड़ेंगे उन्हें झूला झुलवाने के लिए। लोहे के पेड़ ही केवल उनका वजन सह सकते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि सीरीज का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। कालिदास जी ने इस बात का प्रचार भी किया होगा, क्योंकि उन्हें यह पुष्प बहुत ज्यादा पसंद है और लेखक को भी यह पुष्प बहुत ज्यादा पसंद था। सीरीज का पुष्प इतना ज्यादा कोमल होता है कि वो केवल मधुमक्खी के पैरों का ही दबाव केवल सह सकता है और कोई भी पक्षियों का पैरों का दबाव नहीं सह सकता है।
सीरीज के फूल की कोमलता को देखकर कालिदास जी के बाद आए जितने भी कवि थे उनका ये मानना था कि सीरीज का जो पेड़ है वो पूरा का पूरा कोमल होता है, उसके पत्ते, टहनी, फूल और उसके फल भी कोमल होते हैं। लेकिन ये गलत था, क्योंकि जो सीरीज पेड़ का जो फल होता है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है और नए फल के आ जाने के बाद भी पुराने फल अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहते हैं। जब नए फल आते हैं, नए फूल आते हैं और पुराने फूल और पुराने फलों को धक्के मार के निकालते हैं, तभी जो पुराने फल है वो अपना स्थान छोड़ते हैं पेड़ से। सीरीज के पेड़ के फल को देखकर मुझे नेताओं का याद आ गया, क्योंकि नेताएं भी ऐसे ही करते हैं। जब तक नए युग के जो लोग होते हैं उन्हें धक्के मार के उनकी कुर्सी से नहीं हटाते हैं, तब तक नेताएं अपना स्थान, अपना कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। लेखक आगे बोलते हैं कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं वो समय रहते अपने अधिकार की इच्छा से सावधान क्यों नहीं हो जाते हैं, क्योंकि समय के साथ हर किसी को अपना अधिकार छोड़ना पड़ता है। बुढ़ापा और मृत्यु दोनों ही जीवन का मूल सत्य है जो हर एक प्राणी को स्वीकार कर लेना चाहिए। कालिदास जी ने इस चीज पे मोहर लगाते हुए दुखी होते हुए कहा है कि धरा को प्रमाण यही, तुलसी जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज खिलता है, उगता है, वो एक ना एक दिन जरूर झड़ता है, और जो भी चीज जलता है वो एक दिन जरूर बुझ जाता है। इसका मतलब हर एक प्राणी जो है वो इस दुनिया में जो आया है उसकी मृत्यु तय है, वो बड़ा होगा और एक दिन उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। मैं सीरीज के पेड़ के फूल को देखकर बोलता हूँ कि उगते ही के साथ क्यों नहीं तुम समझ लेते हो कि एक दिन झड़ना निश्चित है। भगवान सबसे पहले बूढ़े और फिर कमजोर लोगों को अपने पास बुला लेते हैं, और जिन्हें जीवन जीने का जुनून होता है, इच्छा होता है और उन्हें हमेशा प्रगति करने का इच्छा होता है, उन्हें भगवान इस पृथ्वी पे रहने देते हैं। जीवन में हार मान गए, एक जगह रुक गए तो मरना निश्चित है, इसलिए कभी भी हार मत मानना। ये तुम सभी को भी मैं बोल रहा हूँ, और इसी बात पे प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हारे आयुष भैया ना, मैं देखता हूँ कि वो कितना मेहनत करते तुम्हारे लिए, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा कमेंट करके बोल देना कि यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना, जिससे तुम्हारी पढ़ाई काफी ज्यादा आसान हो सकती है। हमारे खुद के अर्निंग एजुकेशन ऐप में मैंने हिंदी के, फिजिकल एजुकेशन के और इंग्लिश के प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया है, जिसकी तुम लोग सैंपल पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो। इन प्रीमियम नोट्स में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले, इंपॉर्टेंट लाइन्स डाले पूरे चैप्टर के, तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन प्रीमियम नोट का। जरूर जाके हमारे ऐप पे चेक करना और परचेज कर लेना, जिससे तुम लोग अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अब चलो हम लोग पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि उन्हें कई बार ये महसूस होता है कि सीरीज का जो पेड़ है वो एक अद्भुत साधु के जैसा है। चाहे सुख हो या दुख हो, बहुत तेज गर्मी हो, बहुत तेज वर्षा हो, बहुत ज्यादा ठंड पड़े, जो सीरीज का पेड़ है वो एक जगह टिका रहता है और हर समय खिलते रहता है। सीरीज कभी भी हार नहीं मानता है, और जब सारे पेड़ गर्मी में सूख जाते हैं तो भी कहीं से ये रस को सोख लेता है और हरा भरा रहता है और खिलते रहता है। एक पेड़ों के वैज्ञानिक ने बताया कि सीरीज का जो पेड़ है वो हवा से नमी को सोख लेता है, जिसकी वजह से ये हमेशा खिलता रहता है और पानी की कमी नहीं होती है। लेखक कहते हैं कि महान रचनाएं ऐसे ही बेफिक्र मन से निकलती है। कबीर दास जी भी सीरीज के फूल के जैसा बेफिक्र और मस्त थे। कालिदास जी भी ऐसे ही सन्यासी होंगे, क्योंकि इसी की वजह से उन्होंने मेघदूत जैसा सुंदर काव्य लिखा है। लेखक कहते हैं कि जो भी कवि दुनिया की छोटी मोटी बातों में उलझा रहे, हिसाब किताब में लगा रहे, वो सच्चा कवि कभी भी नहीं कहला सकता है। यानी कि जो कवि केवल पैसों के पीछे भागते रहते हैं, दूसरी मनमोहक चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं, वो कभी भी सच्चे कवि नहीं कहला सकते हैं। कर्नाटक राज की रानी विजिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा कि इस संसार में सच्चे कवि केवल 3 थे, ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास। ब्रह्मा ने वेद का निर्माण किया, व्यास जी ने रामायण का निर्माण किया और व्यास जी ने महाभारत लिखा था। कालिदास जी एक साधारण कवि नहीं थे। उनका जो मन था वो हमेशा स्थिर रहता था, काफी ज्यादा शांत रहता था और एक जगह फोकस रहता था। उनका जो हृदय था वो एक प्रेमी का हृदय था, जिसे वो सारी चीजों को बहुत ही गहराई से समझ पाते थे।
कोई भी इंसान छोटा मोटा छंद लिख देगा, छोटा मोटा कवि लिख देगा, तो वो कभी भी कालिदास जी का स्थान नहीं ले सकता है। मैं खुद भी चाहूं तो बहुत सारे कविता लिख सकता हूं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं महान कालिदास जी का स्थान ले लूंगा। कभी मैं उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकता हूं। उनकी महानता उनकी शब्दों में नहीं है, बल्कि उनके हृदय में है, जो कि बहुत ही गहरा है। इसका एक उदाहरण शकुंतला है, जो उनकी आत्मा और भावनाओं से निकली एक बहुत ही अच्छा रचना है। राजा दुष्यंत जी ने भी शकुंतला का पेंटिंग बनाया, तस्वीर बनाया, लेकिन बार बार उन्हें ये महसूस होते रहा कि इस पेंटिंग में, उनकी तस्वीर में कुछ ना कुछ कमी है। बहुत सोचने के बाद उन्हें समझ आता है कि उन्होंने शकुंतला के कानों में शिरीष फूल नहीं डाला है और गले में शरद पूर्णिमा के किरणों के जैसा हार नहीं डाला है। लेखक आगे कहते हैं कि कालिदास जी केवल बाहर की सुंदरता नहीं देखते थे, बल्कि कोई भी चीज के अंदर की सुंदरता गहराई से समझते थे। दुख हो या सुख, वो हर अनुभव का रस उस तरह निकालते थे जैसे कि कोई इंसान गन्ने के डंडे से निचोड़ निचोड़ के उसका रस निकालता है। ऐसे ही अनासक्त यानी कि मोह से दूर रहने वाले व्यक्ति थे सुमित्रा नंदन और रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर जी हमेशा कहा करते थे कि कोई भी सुंदर वस्तु, जैसे कि राजमहल का द्वार, कोई भी सुंदर फूल, वो अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता है, बल्कि किसी और गहरी सुंदरता या सत्य की ओर वो इशारा कर रहा होता है। शिरीष का पेड़ एक सच्चे तपस्वी के जैसा मेरे हृदय में, मेरे मन में ऊंचे और सकारात्मक विचार डालते रहता है। जो शिरीष का पेड़ है वो कोई भी मुसीबत को अच्छे से झेल लेता है, चाहे बहुत आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, लू चल रही हो, फिर भी वो टिका रहता है एक जगह और फूलते रहता है। यही बात समाज में भी लागू होती है। जब सब तरह समाज में बुराई फैल जाती है, तब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुराई से लड़ते हैं और अच्छाई अपने अंदर जिंदा रखते हैं। जैसे शिरीष का फूल हवा से रस खींचकर जिंदा रहता है और फूलते रहता है, वैसे ही गांधी जी भी अपना शक्ति, अपना आत्मबल से और वातावरण से लेते थे और बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहते थे। अंत में शिरीष फूल को देखकर मुझे गांधी जी की याद आ गई, जिससे मेरा हृदय बहुत ही दुख से भर गया और मुझे उनकी बहुत ज्यादा याद आने लगी। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। चैनल पे नए हो देन प्लीज गुरु दक्षिणा में सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हारे लिए हर एक वीडियो में मैं बहुत एफर्ट डालता हूं। तो यार इसके बाद तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं। और उसके साथ साथ याद से प्रीमियम नोट्स हमारे ऐप से जाके तुम लोग परचेज कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कोई पर्सनल क्वेरीज होगी तो यार तुम लोग इंस्टा पे डीएम करके पूछ सकते हो या फिर कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि तुम सभी को रिप्लाई दूं। तो यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।